भारतीय लोकतंत्र में 79 ईयर्स से दरअसल राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय लोकतंत्र पे समस्याओं के निराकरण के प्रयास नहीं हो रहे हैं, बल्कि राजनेताओं द्वारा और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नौटंकी खेली जा रही है और बहुत सस्ती नौटंकी खेली जा रही है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो जाएगा जब इस बात को मैं समझा पाऊँगा। मैं यह कह रहा हूँ कि आप देखिए ना कि नक्सलवाद की समस्या 1956 में पैदा हुई है। नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई पश्चिम बंगाल के, और वो अब तक कंटिन्यूअसली बनी हुई कमोबेश, और कम से कम 10 प्रांतों में फैल गई, सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट में फैल गई। क्या वहाँ सीएम नहीं थे, वहाँ प्रशासन नहीं था, डीएम एसपी नहीं थे? ऐसा क्या कि जंगल जंगल शहर शहर यह फैलता चला गया और सब मूक दर्शक बने रहे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पूरे देश में राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति के नाम पर नौटंकी हो रही है, स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां फल फूल रही हैं, नेता और राजनेता फल फूल रहे हैं। दरअसल समस्याएं एजिटिव बनी हुई हैं, जो दिख रही हैं कि इस समस्याओं का ये सलूशन ढूंढ रहे हैं। तो आप देखिए ना कि शिक्षा के क्षेत्र को देख लीजिए, लगभग पूरी तरह से प्राइवेटाइज हुआ जा रहा है। जब भारत में लगभग 85% जनता गरीब है, वो राशन पर डिपेंड करती है, प्राइवेट स्कूलों का बर्डन वो सहन कर पाएगी, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी? यह सहज रूप से सोचा जा सकता है। मैं इस वीडियो में यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए समस्याएं पैदा कहां से हो रही हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले फ्रीडम फाइटर जब फ्रीडम मूवमेंट में भाग ले रहे थे, तो तमाम सारी वैचारिक गोष्ठियां हुआ करती थी, अखबार निकाला करते थे, पॉम्पलेट छापा करते थे, बैठकी करते थे, उसमें आज़ाद भारत के कंसर्न जो होंगे उस पर बात करते थे। तो यहाँ केवल 2 नेताओं की मैं बात करना चाहूँगा जिसमें संदेश भी है और शंका भी थी उनकी। पहले थे भगत सिंह। उन्होंने ये कहा था कि अगर देश इस परिस्थितियों में आज़ाद हो गया तो होगा क्या कि काले अंग्रेज आ जाएंगे गोरे अंग्रेजों के जगह पर, इसलिए व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और आज देखिए देश में क्या हुआ कि व्यवस्था सिस्टम ही बिगाड़ दिया गया है। और जब सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो फिर समस्याओं का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकेगा? दूसरी आशंका, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान स्वतंत्र भारत के जो नीति निर्माता होंगे उनके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी पॉलिसी बने, वह पॉलिसी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जानी चाहिए, या उसका मूल्यांकन जब हो तो यह माना जाए कि अच्छी एक बुरी है, वह यह है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उस पॉलिसी से कितना लाभान्वित होगा। तो स्थिति ये आती है कि आप देखिए ना, भगत सिंह जी ने जो कहा था वह आज चरितार्थ हो रहा है। काले अंग्रेज आ गए, और काले अंग्रेज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सरकारी तंत्र के सबसे छोटे कर्मचारी की तो बात छोड़ दीजिए, चपरासी जो होता है, जो हेल्पर होता है, वो उससे तक बात करने में भारत की लगभग 75% पॉपुलेशन डरती है। ऑफिस में घुसने से डरती है, ऑफिस जाने से डरती है। फिर जो महात्मा गांधी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को दृष्टिगत रखते हुए पॉलिसी बननी चाहिए, तो मैं सीधे से यह कहता हूं कि आज आप देख लीजिए कि भारत में जो समाज का बंटवारा है, एक उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, और एक अत्यंत निम्न स्तर के लोग हो गए जो स्ट्रीट लाइटों में भीख मांगते हुए दिखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गांव में वो ऐसे मार्जिनलाइज्ड क्षेत्र में रहते हैं जहां मेन स्ट्रीम की कोई सुविधाएं सामान्य तौर से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये जो सबसे निम्नतम स्तर है वह भी भारत में करीब 25% है, और 25% का मतलब ये हो गया कि करीब 35 करोड़ लोग हो गए जो इस हालत में जी रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कई देश विश्व के ऐसे हैं जहां 35 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, बड़े बड़े देश ऐसे हैं जहां 35 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, और भारत में 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं। वो कोई भी ना उनके पास परचेजिंग क्षमता है, वो सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं कि उनके पेट तो भर जाए, अच्छे खाद्यान्न से नहीं, बस पेट भर जाए। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि समस्याएं पैदा कहां से हो रही हैं, आज इस दिशा में मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं। दरअसल पैदा हो रही यहाँ जो सिस्टम बनाए गए आज़ादी के बाद मुख्यतः
17 पदों के लिए चुनाव होता है मोटे तौर से। इनमें 6 पद ऐसे होते हैं जिनमें सांसद, विधायक, सभासद, जिला पंचायत सदस्य और वीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य, इनका डायरेक्ट चुनाव होता है पब्लिक के द्वारा। पब्लिक वोट देती है तब ये चुने जाते हैं। तो जब ये चुने जाते हैं तो यहाँ ये जिस प्रणाली के तहत चुने जाते हैं उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली। इस प्रणाली की जो सबसे ज्यादा निगेटिव पॉइंट है, जो इस प्रणाली की कमी है, सबसे बड़ी कमी है, वह यह है कि कोई भी आदमी चुनाव जीत सकता है। अगर 100 वोट हैं कहीं पर तो 5 वोट पाके विजयी हो सकता है। आई मीन कि इस प्रणाली, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जिसे भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इस प्रणाली के तहत चुनाव जीतने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं है, 100 में 51 वोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 वोट पाके जीता जा सकता है। शर्त केवल इतनी कि हारने वाले से जीतने वाला कम से कम 1 वोट ज्यादा पाए। तो इससे होता क्या है कि वोट बैंक रूपी राक्षस भारत में पैदा हो गया। यार किसी गांव में किसी जात का बाहुल्य है तो उस जाति के भले ही 10% या 15% लोग ही क्यों ना हो, लेकिन अन्य जातियां अगर बिखरी हैं, 2% है, 3%, 4% हैं, तो जो 10-15% वाली जाति है वह पूरे गांव के जितने भी संसाधन हैं, चाहे सरकार द्वारा आए और चाहे ऐसे गांव के संसाधन, उनमें अपना डोमिनेंस रखते हैं, उसमें अपनी बपौती मानते हैं। इस जो प्रणाली है उसका सबसे बड़ा दोष है और उसको बनाए रख रही है, वोट बैंक को और मजबूत कर रही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली। अब देखिए हास्यास्पद क्या है कि ये जब 6 पदों का चुनाव होता है तो पूरे देश में बहस चलती है कि भाई टी.एन. शेषन साहब थे तो कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लिए, फला इलेक्शन कमिश्नर हैं तो अच्छा इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, ईवीएम मशीन में कमी है, उस कमी के रहते हुए इनमें इलेक्शन हो रहे हैं। ढेर सारे आक्षेप, ढेर सारे विमर्श होते हैं इन पदों में चुनाव के लिए। हटाने के लिए भी 20-30 साल से विमर्श तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा हो रहा है कि राइट टू रिकॉल इनमें लाया जाए। इन 6 पदों के लोगों से अगर पब्लिक असंतुष्ट है तो राइट टू रिकॉल लाया जाए। लेकिन यह भारत जैसे देश में जहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां 20-25 लाख वोट सांसद के क्षेत्र में होते हैं, वहां अगर किसी सांसद से उस क्षेत्र के लोग असंतुष्ट होते हैं तो राइट टू रिकॉल कैसे वहां संभव है कि पुनः फिर वोटिंग कराई जाए। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तो असंभव के हद तक कठिन है। तो इन 6 पदों के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव में क्या कमी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणालीकरण, और इसमें हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है और हटाने की कोई प्रक्रिया बन भी नहीं सकती और बहुत असंभव के हद तक कठिन है। लेकिन यही देखिए हास्यास्पद क्या हो रहा है कि ये जो 11 पद हैं, इन 11 पदों में भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बहुत ही मैथमेटिकल एक सूत्र दिया गया है संविधान में, और शेष जितने पद हैं उन पदों के लिए कोई सूत्र नहीं है। हटाने के लिए इन जितने भी 11 पद हैं इन्हें विस्तार पूर्वक एक अविश्वास प्रस्ताव की संकल्पना है, भाई ये हटाए जा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया दी गई है वह भी बहुत स्पष्ट नहीं है। हर पद में 11 पदों में, कुछ पदों में है, कुछ में नहीं है। अब देखिए हास्यास्पद यह है कि ये जो 11 पद में चुनाव होता है तो इन चुनावों में आप देखिए कि लगभग और लगभग इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन है, उसे इलेक्शन के जैसे दिखाया जाता है। आप कल्पना करिए कि भारत में कितना हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियां सांसद के इलेक्शन के पहले घोषित करती हैं। क्या अपने आप में असंवैधानिक नहीं है? अगर सांसद का इलेक्शन हो रहा है तो सांसदों के बारे में केवल बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम क्यों आता है? प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो गया। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी में, यहाँ पर अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो स्थिति ये आती है कि जब पहले हम ये राजनीतिक पार्टियां घोषित कर देती हैं अपने अपने प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद के या मुख्यमंत्री पद के, तो होता क्या है कि जो इंटरनेशनल दलाल हैं, जो नेशनल दलाल हैं, उद्योगपति हैं, जो कोई भी है, ब्रोकर हैं,
सत्ता के जो दलाल हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं, और मोटे तौर से यह स्पष्ट होता है कि भाई यह इस पार्टी का ही प्रत्याशी विजयी होने की संभावना है, और ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो इलेक्शन के पहले चाहे धन का हो, चाहे इसको इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। इवन के संचार माध्यम भी इसी को फोकस करते हैं। तो यहीं से गड़बड़ी होना शुरू हो जा रही है। मैं आपको ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र की नौटंकी खेली जा रही है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस तरह खेली जा रही है कि चुनाव से पहले, सांसद के चुनाव से पहले मैन ऑफ द मैच घोषित करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दो, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दे, और मुख्यमंत्री पद पहले विधानसभा के सदस्य तो आ जाएं, जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिस पार्टी गठबंधन होगा, वो मुख्यमंत्री को चुन लेंगे। पहले से विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की ये जो कुप्रथा चली आई है, ये क्यों, इनमें सवाल क्यों नहीं उठता? ये तथाकथित बुद्धिजीवी सो रहे हैं कि देश को की व्यवस्था को सड़ जाने देना चाह रहे हैं। सड़न यहीं से पैदा हो रही है दरअसल, कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन इनका सबका हो रहा है। कौन कर रहा है? राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों का अधिकार किसने दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव करें? सांसदों का चुनाव होना चाहिए। फिर अगर कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि नहीं हमारे सांसद चुनते हैं, तो फिर हमने तो देखा है और देश ने देखा है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनाव होने की बात आई तो पर्ची पकड़ाई जा रही थी राजनाथ सिंह के द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया को। और जब से देश आजाद हुआ तब से ये हो रहा है कि जो पार्टियों के सुप्रीमो हैं वो मिलके या अकेले किसी पर्सन को बैठाते हैं। यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री तक को व्यक्ति विशेष ने बैठा दिया। ये भारत में लोकतंत्र है कि ये नौटंकी देश में हो रही है? जब व्यवस्था ही हमारी कोई स्पष्ट ढंग से नहीं चल रही है तो जो कुव्यवस्थाएं हैं वो तो बनेंगी ही बनेंगी। जब व्यवस्था नहीं होगी तो कुव्यवस्था होगी। तो इस नौटंकी की तरफ आपको मैं ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं कि भारत में दरअसल हो क्या रहा है। अब जब यह नौटंकी हो रही है तो फिर इस नौटंकी के निराकरण के बारे में सोचा जाएगा। इस निराकरण के बारे में मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और इन सिद्धांतों को जब मैंने प्रतिपादन किया तो मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, देश को गारंटी देता हूं कि अगर इन 2 सिद्धांतों को भारत में लागू करा दिया गया, मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के प्रथम सिद्धांत के बारे में, मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के द्वितीय सिद्धांत के बारे में, अगर मैंने विस्तार में विभिन्न यूट्यूब चैनल में बात की है, उनमें आप देखिएगा इस चीज को कि अगर इन 2 सिद्धांतों को केवल भारत में लागू कर दिया गया तो पहली बात यह है कि भारत में जो निरंकुश राजनीतिक पार्टियां वो अंकुश में आ जाएंगी। जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था एकदम कुव्यवस्था में बदल गई है वो व्यवस्थित हो जाएगी। इसके लिए मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और यहाँ स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं है। बेरोजगारों का एकदम कुंभ लगा हुआ है, और बेरोजगारी कैसे दूर होगी इसका किसी पार्टी के पास, किसी राजनेता के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है, खाका नहीं है। ऐसा मान लिया गया है कि अरे जो होगा सो होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांतों के माध्यम से राजनीति की गंगोत्री से लेकर और अंत तक जितने भी इन 79 ईयर्स के आजादी के कालखंड में समस्याएं आन खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को ये निगल जाएंगे 2 सिद्धांत, और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा अगर ये 2 सिद्धांत लागू कर दिए गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर भारत की पॉलिटिक्स होगी, समाज व्यवस्था होगी। आप देखिए ना कि गांव-गांव में, मोहल्ले में राजनीतिक पार्टियां अपनी सेनाएं खड़ी कर रही हैं। कितना हास्यास्पद है। जाति के आधार पर पोलराइजेशन हो जाता है गांवों में कि अपराधी अगर किसी जात का है तो उसके फेवर में उस जात के लोग पोलराइज, अपराधी के फेवर में, ठेकेदार के फेवर में, जनप्रतिनिधि के फेवर में
तो देश पहले है इन लोगों के लिए कि जाति पहले है? और चूंकि राजनेताओं ने जाति की फसल इसलिए इतना ज़्यादा उगाई है कि मैं पहले इस वीडियो में संकेत कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट की प्रणाली है उसने भारत में वोट बैंक रूपी राक्षस को पैदा कर दिया है। इस व्यवस्था को सुधरवाने में इंकलाबी जन मोर्चा का साथ दीजिए, अदरवाइज ये पूरी व्यवस्था नरक लोक में बदल जाएगी। आप देख लीजिए, मणिपुर में समस्या है, उग्रवाद की समस्या आई, वहाँ मुख्यतः केवल 3 जातियों के जनजातियों के बीच लड़ाई है, मैतेई, कुकी और नगा। और भारत के किसी भी नेता के पास, किसी भी पार्टी के पास, किसी विचारक के पास उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। उस समस्या का समाधान मैं दे रहा हूं मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के ये 2 सिद्धांत जो मैंने दिए हैं, इनके माध्यम से आप इन सिद्धांतों को लागू कराइए, कपूर की तरह मणिपुर की समस्या उड़ जाएगी। नहीं, मैं दावा करता हूं कि वो नेक्स्ट कश्मीर बन गया है। इसी तरह मैं कश्मीर की समस्या के बारे में कह रहा हूं, इन 2 सिद्धांतों के माध्यम से वह भी सॉल्व हो जाएगी, स्वतः ही सॉल्व हो जाएगी। बेरोजगारी की समस्या के बारे में कह रहा हूं, भारत के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं कह रहा हूं, राजनीतिक और सामान्य भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूं। भारत की करोड़ों अरबों समस्याएं जितनी भी है, केवल 2 सिद्धांतों को भारत में लागू कराने में मेरा साथ दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि भारत की सारी समस्याएं धीरे धीरे कपूर की तरह उड़ जाएंगी। भारत की राजनीतिक पार्टियां भारत को व्यवस्थित करने, भारत की समस्याओं के निराकरण करने में कितना संजीदा हैं, मैं 3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, भारत में द्विसदनीय संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन द्विसदनीय विधानसभाएं केवल, द्विसदनीय सदन केवल और केवल 6 प्रांतों में है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। आप जरा सोचिए कि केवल और केवल 6 प्रांतों में विधान परिषदें हैं, और ये जहां जहां विधान परिषदें हैं वहां राजनीतिक खरीद फरोख्त और राजनीतिक अराजकता सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा बनाती हैं कि इन 6 प्रांतों में विधान परिषदों की कोई जरूरत नहीं है। केरल जो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, वहां तो विधान परिषद नहीं है। तमिलनाडु जो अग्रणी प्रदेश है, वहां तो विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में जहां राजनीतिक लूट हमेशा मची रहती है, कर्नाटक में जहां हमेशा राजनीतिक भूकंप आया रहता है, बिहार, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, तो यहां विधान परिषदों की क्या जरूरत है? 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ में सीटें बिकती हैं, राजनीतिक पार्टियों को फंड भरा जाता है, इनको क्यों नहीं खत्म किया जाना चाहिए? और कौन सी राजनीतिक पार्टियां आज तक आपने सुना है कि इस बारे में कोई सवाल उठाती हैं कि विधान परिषद खत्म कर दिया जाना चाहिए? फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां कितनी बौराई हुई हैं और कितनी नकारा हैं कि भारत में मेयर जो चुना जाता है वो 1 दर्जन से ज्यादा तरीके से चुना जाता है। हास्यास्पद क्या है कि चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बावजूद दोनों जो मेयर का चुनाव होता है अलग अलग तरीके से होता है। फिर आप देख लें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का आशय यह है कि विधायक और सांसद वोट करते हैं, तब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, डायरेक्ट पब्लिक उनको वोट नहीं करती है। जैसे प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। मेयर का चुनाव है, इसको कई प्रांतों में डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा होता है, कई प्रांतों में सभासदों के द्वारा चुना जाता है। देश की आजादी के 79 ईयर्स हो गए, आज तक राजनीतिक पार्टियां इस बात से सहमत नहीं है कि कम से कम ये सिस्टम तो ठीक कर लो। मेयर तो कोई एक तरीका मान लो, विश्व के तमाम देशों में उदाहरण भरे पड़े हैं, उस तरह कुछ कर लो, लेकिन एक तरीका कोई बना लो कि इसका भी कम से कम अप्रत्यक्ष चुनाव हो। फिर आप देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है
वो अप्रत्यक्ष होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की धूर्तता देखिए, राजनेताओं की एक तरह से बौद्धिक विकलांगता देखिए कि जो ग्राम प्रधान का पद है वो ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा नहीं चुना जाता, वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो डायरेक्ट चुना जाता है पब्लिक के द्वारा। इसका कारण क्या है कि गांव गांव में सरफुटौल मची हुई है। हर गांव में कई कई फिरके बन गए हैं जो थोड़ी थोड़े मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, और ग्राम प्रधान का जो चुनाव है कई कई जगहों में कई कई करोड़ रुपए खर्च होने लगे हैं। ग्राम प्रधान बनने का मतलब ही लगभग करोड़पति बनना है। तो एक ये मोटे तौर से मैं अगर कहूं तो उद्योग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है करोड़पति बनने के लिए, ग्राम प्रधान बनना ज्यादा जरूरी है। तो मैं इन 3 बिंदुओं के माध्यम से कह रहा हूं कि आप देखिए ना कि कितना संजीदा है। कभी बात करते हैं, बात केवल इस चीज की होती है राजनीतिक फलक में कि कौन मंत्री बन गया, कौन मंत्री पद से हटा दिया गया, किसको किस चीज का टिकट मिला, किसका टिकट कट गया। तो केवल इन बातों में बात होती है। व्यवस्था सुधरे, व्यवस्था में कहां कहां खामियां हैं उसको दूर कर सके, इसमें कोई चिंतन नहीं है, कोई विमर्श नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। तो इन बातों पर आपका ध्यान आकर्षण कराने के लिए हम वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। इंकलाबी जनमोर्चा पार्टी अभी राष्ट्र के नाम अपना एक संदेश दे रही है, तो इसमें बहुत धन की ज़रूरत है। तो आप ये जो QR कोड है उसके माध्यम से आप पार्टी को फंड दे सकते हैं, और यह QR कोड है जिसमें पार्टी के बारे में और मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के दोनों सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं।